यही सोचकर हर तपिश में जलता आया हूँ, यही सोचकर हर तपिश में जलता आया हूँ, धूप कितनी भी तेज़ हो समंदर सूखा नहीं करते। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे अंदर का आत्मबल हम अगर मजबूत बना के रखें, अगर हमारे अंदर जोश जज्बा और हौसला मजबूती से बना रहे, तो जीवन में कितनी भी परेशानियां आती हैं ना, उसका असर हमारे ऊपर ज़रा भी नहीं पड़ता और हम हंसते हंसते उससे बाहर निकल जाते हैं। चलिए इसी मोटिवेशन के साथ करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत। दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम दर्शकों का आपके अपने चहेते कार्यक्रम बिहार बिहान में। आपके साथ मैं हूं प्रतिभा। जी हाँ, बिहार बिहान के कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और एक प्यारा सा मोटिवेशन भी मैंने आपको देने की कोशिश की है कार्यक्रम के शुरुआत में। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं और रुख करते हैं अपने सबसे पहले सेगमेंट का, जिसमें हम आपको बताते हैं अनमोल वचन, यानी कि ऐसी बातें जो आपके जीवन की दिशा बदल देती हैं। आज का जो अनमोल वचन सेगमेंट है, उसमें जो कही गई बातें हैं वो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा कही गई बातें हैं, जिन्होंने अपनी बातों में प्रकृति की प्रशंसा करते हुए बहुत ही खास बात कही है। तो चलिए नजर डालते हैं अपने सबसे पहले सेगमेंट पर, जिसका नाम है अनमोल वचन। महात्मा गांधी ने कहा था, जब मैं सूर्यास्त और चंद्रमा के सौंदर्य की प्रशंसा करता हूँ, मेरी आत्मा उसके निर्माता के पूजा के लिए विस्तृत हो उठती है। आज जो विशेष मेहमान हमारे बीच मौजूद हैं, आपको बताना चाहूँगी साहित्य के क्षेत्र से वो भी विशेष लगाव रखते हैं और जाना माना नाम है साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य की कई विधाओं में निपुण हैं, पारंगत हैं और हम एक भारतवासी के तौर पर ये मान सकते हैं कि अगर ऐसे विशेष प्रतिभाओं का हमारे देश में जन्म होता है तो हमें वाकई गौरव की अनुभूति होती है। आपको बताना चाहूँगी हमारे बीच आज जो विशेष मेहमान मौजूद हैं, आप हैं सिद्धेश्वर जी। कलाकृतियों में, साहित्य रचनाओं में ये जो गुण हैं, इनका विशेष मेल है हमारी आज की ये शख्सियत। तो चलिए विशेष तौर पर स्वागत करते हैं आज के अपने विशेष मेहमान का। सिद्धेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। प्रतिभा जी, आपका भी बहुत बहुत नमस्कार है और पटना दूरदर्शन के प्रति बहुत आभार भी प्रकट करता हूं कि आज मुझे भी यह अवसर प्रदान हुआ कि मैं आप लोगों से रूबरू हो सकूं और ख़ासकर दर्शकों के प्रति भी मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आज तमाम दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं आपके साथ। जी सिद्धेश्वर जी, यूँ तो आपके शख्सियत में बहुत सारे ऐसे गुण हैं जिनका जिक्र हम वृहद तौर पर करेंगे आगे, लेकिन आपके विषय में और भी दर्शकों को बताऊं उसके पहले आपसे ही जानना चाहूँगी और हमारे दर्शक भी ज़रूर ये जानना चाहेंगे कि आपका शुरुआती जीवन कैसा रहा, कहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं और साहित्य की ओर एक जो झुकाव रहा, क्या वो बचपन से ही था? जी बिल्कुल सही बात आपने कहा। देख, कुछ प्रतिभाएँ होती है जो लोग समाज से अर्जित करते हैं और बहुत सी प्रतिभाएं ऐसी हैं जो जन्मजात होती हैं। मैं इसे जन्मजात इसलिए मानता हूं कि मैं जब 14 साल का था, उम्र मेरी 14 साल की थी, तब से ही मुझे लिखने पढ़ने का बहुत शौक़ रहा और मैं अक्सर हिंदी पुस्तकालयों में जाता था, वहाँ साहित्य को पढ़ता था, लिखता था और उस पढ़ते लिखते ही मुझे लगा कि मैं भी कुछ सृजन कर सकता हूँ। और मुझे याद है, मैं बचपन में सबसे पहले मैंने माँ शीर्षक से मैंने कविता लिखा था, जो उस समय हमारे स्कूल के पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हुई थी और काफ़ी चर्चित रही थी। उसके बाद मैंने साहित्य विभिन्न विधाओं में लिखना शुरू किया। मेरा पटना में ही जन्म हुआ है, मैं बिहार का ही रहने वाला हूँ और यह मेरा सौभाग्य है। और सबसे बड़ी बात है कि साहित्य के साथ साथ चित्रकला भी मुझे बचपन से ही मेरा शौक़ रहा है चित्र बनाने का। उस समय नंदन पत्रिका प्रकाशित हुआ करती थी हिंदू टाइम्स से, तो उस समय मैं चित्र बना के भेजा करता था और उस समय मुझे मेरी 2 कलाकृतियों को प्रथम पुरस्कार नंदन प्रतियोगिता में प्राप्त हुई थी। और जब वह प्रकाशित हुई थी जिस दिन, उस समय मेरी 15-16 साल की उम्र थी। मुझे इतनी प्रसन्नता हुई थी कि मेरा हौसला बढ़ा और मुझे लगा कि नहीं, मैं सतत सृजन और रेखांकन और चित्र बना सकता हूँ। जी, बहुत ही ख़ास बात कही आपने। सिद्धेश्वर जी, आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कोई भी शख्स किसी भी प्रतिभा के रूप के तौर पर जब अपनी टैलेंट के तौर पर वो जब जाना जाता है लोगों के बीच, तो सबसे पहले जिक्र होता है उसकी उसकी जो फर्स्ट स्टेप उसका जो रहता है उसके विषय में। तो आपसे अगर मैं जानना चाहूँ तो आपकी जो प्रथम पुस्तक प्रकाशित हुई,
कलाकृतियों में भी हम जानना चाहेंगे और साहित्य की रचना के तौर पे भी, वो उसके बारे में हम चाहेंगे कि आप बताएं हमारे दर्शकों ये बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है। मैं पहली रचना तो बता ही दिया, और मेरी पहली रचना बाल कहानी के रूप में लिखी गई, सोने का पंख, जो उस समय बालक में प्रकाशित हुई थी। पुस्तक के रूप में मेरी पहली पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1985 में, और वह था लघु कथाओं का संग्रह बूंद बूंद सागर, जिसे बिहार सरकार द्वारा रेणु पुरस्कार से सम्मानित भी की गई थी। तो वास्तव में वो जब पुस्तक प्रकाशित हुई, उसके बाद मुझे लगा कि मैं और भी विधाओं में लिख सकता हूँ। उसके बाद कविता की पुस्तक भी प्रकाशित हुई, इतिहास झूठ बोलता है, कहानी की पुस्तक मेरी आई, ढलता सूरज ढलती शाम। इस तरह मेरी अब तक 5 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। जी। अच्छा, कविताएं भी आप लिखते हैं, आपसे जानना चाहूँगी अगर आपके पसंद की कोई एक कविता की हम पंक्तियाँ अगर सुनना चाहें तो किस कविता का जिक्र करना चाहेंगे आप? जी, मैं आपको अपनी इतिहास झूठ बोलता है, मेरी ये जो पुस्तक आई है, तो इसमें ही मेरी छोटी छोटी एक कविता है, उसे मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जी ज़रूर। आज के समकालीन कविता के तौर पर छोटी छोटी 2 कविताएं हैं, बहुत कम समय। कविता का शीर्षक है इंसानियत के बही खाते में। पेट का रिश्ता रोटी से है, पेट का रिश्ता रोटी से है, पेट को चाहिए रोटी, छोटी हो या मोटी, असली हो या खोटी, पेट को चाहिए रोटी। रोटी के लिए चाहिए रुपया पैसा, रोटी के लिए चाहिए रुपया पैसा, चोरी से या सीना जोड़ी से, जेब से या तिजोरी से, ईमानदारी से या बेईमानी से, भीख से या शैतानी से, रोटी के लिए चाहिए रुपया पैसा। और रुपया पैसा, और रुपया पैसा शोषक के हाथों की रखैल है, जिसने बिगाड़ दिया है इंसानों का चरित्र और शोषकों की बदचलनी बेईमानी को लिख दिया है इंसानियत के बही खाते में। इस तरह की एक छोटी सी और कविता इसी पुस्तक की है, सच्चाई जुआ है। हम नहीं मुरझाते, हम नहीं मुरझाते, यदि तुम वायदों का ताज हमें नहीं पहनाते। हम रोते भी नहीं, हमारे सुखों को नीलाम होता देख, यदि तुम सोते नहीं। क्यों तुम्हें अपना समझते हम दोस्त के नाम पर, यदि देख लेता कभी कि शब्दों का पुल बांधते हो तुम मेरे सलाम पर। लेकिन मेरी ज़िंदगी के साथ हर बार ऐसा ही हुआ है, लेकिन मेरी ज़िंदगी के साथ हर बार ऐसा ही हुआ है। वफा के बदौलत जब भी चाहा आकाश को छूना, धरती और नीचे दब गई, ईमानदारी बौना बन गई। लगा यूँ आजकल सच्चाई एक जुआ है, अंधों के लिए ही कुआं है। क्या बात है, वाकई आपकी कविताओं को सुनने के बाद, यानी कि कविताएं जो होती हैं ख़ास करके हम उसे देखें तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन के किसी एक पड़ाव को छूती हुई नज़र आती हैं। लगता है कि शायद हम उन पंक्तियों को जी चुके हैं या जी रहे हैं या अपने सामने कहीं घटित होता हुआ देख रहे हैं, कहीं ना कहीं एक आईने के तौर पे सामने आती हैं। सिद्धेश्वर जी, आपसे जानना चाहूँगी कि अगर आपकी बहुत सारी रचनाएँ हैं और सारी रचनाएँ काबिल तारीफ़ ही हैं, और आपने जो कविताएँ सुनाई वो तो वाकई बहुत ही लाजवाब थी। अगर आपकी सबसे लोकप्रिय रचना के बारे में हम जानना चाहें, जो लोगों के बीच बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई हो, पॉपुलर हुई हो और बहुत जिक्र हुआ हो, उसका किस रचना का जिक्र करना चाहेंगे जिसे लोगों ने पसंद किया, पाठकों ने पसंद किया? देखिए, ऐसा है कि लिखता तो मैं सभी विधा में हूँ जी, लेकिन आप किसी एक की बात, लेखक के लिए तो सभी रचनाएं अपनी पसंद के बेहतर होती है। लेकिन मेरी के कहानी प्रकाशित हुई थी कप वाली आइसक्रीम, ये ढलता सूरज ढलती शाम पुस्तक में प्रकाशित है जी। और यह कहानी इतनी चर्चित हुई कि देश भर में सबसे अधिक यदि किसी कहानी, मानी रचनाओं, कविता, कहानी सब मिलाकर यदि किसी कोई प्रशंसा भरे पत्र मुझे मिले तो इस कहानी पर प्राप्त हुए। ये कहानियाँ देश भर की कम से कम 1 दर्जन से अधिक पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई जी। यानी कि बहुत ही ज़्यादा इसके बारे में चर्चा। ये कहानी बिल्कुल आज के सामाजिक में बिल्कुल जीवंत रूप में हमने अपने जीवन में जो घटित घटनाएं हैं उसके आधार पर हमने इस कहानी को लिखा था। अगर सबसे पसंदीदा रचना आपसे जानना चाहूँ तो क्या सुनाना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, ऐसी आपने ठीक कहा कि अपने लिए तो सारी रचनाएं ही अच्छी होती है, और मैं आपको यह भी बतला दूं कि कविता के लगभग सभी विधाओं में हमने लिखा है। गीत हो, गज़ल हो, मुखछंद कविता हो, नज्म हो, सबने सब लिखा है। लेकिन इधर मैंने जो प्रयोग किया वो नज्म में नहीं लिख रहा हूँ और नवगीत लिख रहा हूँ। उसमें एक कविता जो बिल्कुल सकारात्मक सोच की है, वो कविता मुझे भी बहुत पसंद है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। शीर्षक है इस जीवन में हारता कौन है। इस जीवन में हारता कौन है। इस जीवन में हारता कौन है, जीवित रहते जो रहता मौन है। इस जीवन में
हारता कौन है, जीवित रहते जो रहता मौन है। अपना सब कुछ खो कर भी सब कुछ पा लेता है ओ। अपना सब कुछ खो कर भी सब कुछ पा लेता है जो, गमों की पथरीली जमी से खुशियों की फसल उगा लेता है वो। क्या बात है। अपना सब कुछ खो कर भी सब कुछ पा लेता है जो, गमों की पथरीली जमी से खुशियों की फसल उगा लेता है ओ। जीवंत सपनों को मारता कौन है, जीवंत सपनों को मारता कौन है, जीवित रहते जो रहता मौन है, जीवित रहते जो रहता मौन है। अगली पंक्ति देखिए जी। कि जीत लेता है हारा हुआ दांव, जीत लेता है हारा हुआ दांव, जो गहरी नदी में ना डूबने दे नाव। जीत लेता है हारा हुआ दांव, जो गहरी नदी में ना डूबने दे नाव। अपनी मंजिल को पा लेता है वह, अपनी मंजिल को पा लेता है वह, रुकने नहीं देता जो थके हुए पाँव। दुर्बल क्षणों को स्वीकारता कौन है, दुर्बल क्षणों को स्वीकारता कौन है, जीवित रहते जो रहता मौन है। इस जीवन में हारता कौन है, जीवित रहते जो रहता मौन है। क्या बात है, वाकई बहुत ही खूब। और एक एक जो शब्द हैं पंक्तियों के, वो कुछ ना कुछ हमारे जीवन की तरफ कुछ बताते हैं, इशारा करते हैं कि बहुत मर्म छुपा होता है, एक अलग अर्थ छुपा होता है इन कविताओं की, अगर पंक्तियों को हम गौर से जानें और सुने तो। बहुत ही खूब। अच्छा, आपसे जानना चाहूँगी सिद्धेश्वर जी, ये तो आपकी शख्सियत का एक आयाम था जिसके बारे में हमने जिक्र किया और अपने दर्शकों को भी बताया, लेकिन अब दूसरे आयाम के विषय में हम आपसे जानना चाहेंगे। चित्रकारी की ओर आपका झुकाव कब से हुआ? क्योंकि एक बहुत ही, हम कहते हैं ना, एक रेयर कॉम्बिनेशन की बात हम कहते हैं कि साहित्य से भी आपका उतना ही जुड़ाव है और आप उतने ही पारंगत हैं जितना कि कलाकृतियाँ बनाने में, कलाकारी में। तो जानना चाहेंगे कि चित्रकारी की तरफ आपका झुकाव कब से हुआ? चित्रकारी का झुकाव जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि 14 वर्ष की आयु का जब मैं था, तभी मुझे पेंटिंग करने का, चित्र बनाने का बहुत शौक था। उस समय हस्तलिखित पत्रिका भी मैं निकाला करता था, आशा नाम की। मैं स्वयं उसमें कहानी कविता अपने हाथों से लिखता, उसमें चित्र बनाता पुस्तकों की तरह जी। तो उस समय मुझे नंदन पत्रिका में जो चित्र प्रतियोगिता बच्चों के लिए होते थे, वो उसमें मैं भाग लिया। 2 बार जब मेरे चित्र पुरस्कृत हो गए, तब मुझे लगा कि मैं चित्र बढ़िया बना सकता हूँ। और उसके बाद उस समय बहुत सी ऐसी पत्रिकाएं हैं, हिंदुस्तान भी उस समय प्रकाशित हुआ करते थे। कम उम्र से ही उस पर कहानियों कविताओं के साथ मेरे रेखा चित्र प्रकाशित होने लगे। तो मुझे लगा कि मैं इस क्षेत्र में कुछ कर सकता हूँ। हालांकि मैं आर्ट कॉलेज में, कला विद्यालय में भी सोचा कि शिक्षण प्राप्त करूँ और बेहतर के लिए, लेकिन उस समय मेरी आंखें कुछ कमज़ोर थी, इस कारण आर्ट कॉलेज में तो नहीं गया। लेकिन जितने बड़े बड़े कलाकार हैं, जितने बड़े बड़े चित्रकार उस समय थे, उनकी कलाकृतियों के साथ जब मेरे चित्र लगातार प्रकाशित होते रहे, तो मैं आपको बतला दूं कि मैं रचनाएं तो लिखता रहूँ, 1000 से अधिक कविता कहानी लिखा हूँ, लेकिन मेरे रेखा चित्रों और पेंटिंग की जो संख्या है वो 2000 से ऊपर है। और पूरे देश भर की जितनी प्रतिष्ठित पत्रिकाएँ हैं, जो भी पत्रिका है जी, उसमें अधिकांशतः मेरी वो रेखा चित्र और पेंटिंग प्रकाशित हुए हैं। और उत्साह तब बढ़ा जब इधर कई पुस्तकों के कवर पर, कई पत्रिकाओं के कवर पर, हंस जैसी पत्रिकाओं के कवर पर मेरी कलाकृतियाँ जब प्रकाशित होने लगी, तब मुझे लगा कि कला के क्षेत्र में मैं भी कुछ कर सकता हूँ। क्या बात है, वाकई। आपसे जानना चाहूँगी सिद्धेश्वर जी कि जो बीता वक्त रहा, बहुत ही कठिन वक्त रहा लोगों के लिए, कोरोना काल के तौर पर जिसे हम जानते हैं, उस वक्त साहित्य को लेकर कहीं ना कहीं, जैसे आमतौर पर मंच जो मिला करते थे लोगों को, उस मंच से वो कहीं ना कहीं दूर होते चले गए, क्योंकि गैदरिंग्स वगैरह जो होता है, समूह में इकट्ठा होना, कहीं उस वक्त ये जायज़ नहीं था और सही भी नहीं था। आपसे जानना चाहूँगी कोरोना काल के विषय में, अगर आपसे मैं जानना चाहूँ तो साहित्य के क्षेत्र में आपने किस तरीके से योगदान दिया, क्या कंट्रीब्यूशन किया आपने उस वक्त? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि नई प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए मेरा शुरू से झुकाव रहा है। 1979 में ही मैं अपनी संस्था का स्थापना किया था, भारतीय युवा साहित्यकार परिषद, और उसमें कई साहित्यकार आज साहित्य आकाश में छाए हुए हैं जी। तो उस समय से मेरा शौक था कि नई प्रतिभाओं को किस तरह आगे लाया जाए और उसे एक मंच मिलना चाहिए। तो उस समय चूँकि मैं नौकरी करता था रेलवे में, उप मुख्य टिकट निरीक्षक के तौर पर 40 वर्ष तक काम किया। तो ठीक कोरोना के समय ही मेरा अवकाश प्राप्त हो गया। तो मुझे लगा कि साहित्य के प्रति समर्पित होना ही है। तो
क्यों ना इस कोरोना के समय जितने साहित्यकार थे, मैं देख रहा था कि सारे लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। कई लोग कोरोना में डिप्रेशन का शिकार होकर मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। लिखना पढ़ना सारे कुछ छूट गया, मंच पर जाना छूट गया। तो मुझे लगा कि ऑनलाइन जो मैं काव्य पाठ या कविता पाठ, कहानी पाठ यदि मैं करवाऊँ तो एक सृजनात्मक विकास तो लोगों का होगा ही, वे डिप्रेशन से ही बचे रहेंगे और लेखन के प्रति उनकी जागरूकता भी बनी रहेगी। यह जानकर आपको प्रसन्नता होगी कि पूरे देश भर में हमारे इस प्रयास को लोगों ने सराहा। और मैं लगातार 1 साल तो मैं लगातार प्रतिदिन शाम को करता था ऑनलाइन कार्यक्रम, और 1 साल के बाद मैं उसे हर सप्ताह रविवार को करने लगा। और मैं सभी विधाओं को लेकर ऑनलाइन पहली बार कोरोना काल में ही ऑनलाइन पहली बार लघु कथा पाठ करवाने वाली यदि कोई संस्था है तो हमारी थी। उसके बाद तो कई संस्थाएं ने करवाना शुरू किया। तो कविता पाठ, कहानी पाठ, लघु कथा पाठ, या तो संगीत तक का भी कार्यक्रम हमने कोरोना काल में दिया। और इसके लिए पूर्वैया एक संस्था है, उसने मुझे सम्मानित भी किया था कोरोना काल में नई प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए। और उसमें कई ऐसी प्रतिभाएँ हैं, जैसे अपूर्व कुमार है, ऋचा वर्मा है, राजप्रिया रानी है, पुष्प रंजन है। कई ऐसी नई प्रतिभाएं हम मुझे मिली जो कि पहले उतना नहीं लिखा करते थे, लेकिन उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि सिद्धेश्वर जी आपकी संस्था से जुड़ने के बाद मैंने कहानी लिखा, कविता लिखा, लोक कथा लिखा, और वो अच्छी अच्छी पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। तो मेरा लगा कि मैं कोरोना काल में कुछ सार्थक काम किया हूँ। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों की जो प्रतिभाएं होती हैं उनको कहीं ना कहीं एक मंच की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। और आप जैसे लोग जब आगे आते हैं तो ऐसी प्रतिभाएं आप जब उनको लेकर आते हैं सबके सामने, तो उनको भी एक इनकरेजमेंट कहीं ना कहीं से मिलता है और आगे और बेहतर काम करने का एक उल्लास उनके अंदर जो है, हौसला जो है वो आगे बढ़ता है। आपसे जानना चाहूँगी सिद्धेश्वर जी कि कहते हैं ना कि साहित्य का सृजन हम अगर एकांत में बैठ के करते हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हैं, क्योंकि एकांत में जब हम बैठते हैं तो हमारे जहन में जो भी चीज़ें हैं, जो भी बातें हैं, जो भी आसपास के दृश्य हमने देखे हैं या जो भी हम महसूस करते हैं, वो सारी चीज़ें बेहतर तरीके से सामने आ पाती हैं और उसे हम उकेर पाते हैं कलम के माध्यम से अपने कागज़ पर। जानना चाहेंगे कि परिवार में रहते हुए तो कभी ऐसा होता है कि हमें एकांत बहुत कम ही मिल पाता है। आपसे अगर मैं जानना चाहूँ कि साहित्यिक सृजन में आपके परिवार का किस तरीके से योगदान रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये तो मेरी खुशनसीबी है कि मेरी पत्नी जो है बीना गुप्ता, तो वो मुझे साहित्य में बहुत सहयोग करती रही है। खुद पढ़ी लिखी, साहित्य के प्रति रुचि रखती है, लिखती कम है, नहीं लिखती है, लेकिन साहित्य के प्रति उनकी बहुत इच्छा रहती है। और जब मेरी कविताएं, कहानियाँ कहीं छपती है, प्रकाशित होती है, तो इस उत्साह में वो चाहती है कि मैं यह काम करता रहूँ। जब मैं रेलवे में काम करता था, मैं आपको बतला दूँ कि आपने साहित्य सृजन की बात कहा, एकांत में लोग लिखना चाहते हैं। देखिए, सृजन भले एकांत में हो, लेकिन आदमी जिस सृजन लिखने के पहले जिस दौर से गुजरता है वो बहुत कोलाहलपूर्ण होता है, और समस्याओं के बीच जूझते हुए ही आदमी एक सार्थक सृजन कर सकता है। जब मैं रेलवे में काम करता था, मैं सोचा कि अब समय बढ़ाऊंगा कि जब रिटायर्ड होंगे तब मैं लिखेंगे, तो फिर लिखना मेरा बहुत कुछ छूट जाएगा। मैं ट्रेन में चलते चलते जब मैं जहाँ पहुँचता था, जहाँ विश्राम करने की स्थिति होती थी, वहाँ मैं लिखने बैठ जाता था, जो रास्ते भर का जो मैं अनुभव प्राप्त करता था। इस तरह मेरी बुद्ध बुद्ध सागर जो पूरी पुस्तक है, उसमें अधिकतर रेल से संदर्भित ही सारी लोक कथाएँ प्रकाशित है। हाँ, अब है कि अब जैसे मेरे बेटा भी अब नौकरी, मेरे बेटा बेटी का भी बहुत उस समय सहयोग था। वो भी साहित्य के प्रति कहते कि जन्मजात लोगों का जो प्रतिभा होता है। मेरे नाना जो थे वो भी बाल कहानियाँ लिखा करते थे, डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद गुप्ता थे। मुझे लगता है कि मुझे ये प्रतिभा जन्मजात ही प्राप्त हुई है। और मेरे भाई भी लिखते हैं, बिंदुसार गुप्ता है, वो भी कई लिखते हैं। तो मुझे लगता है कि अब मुझे जो सहयोग की बात करें तो मुझे अपनी पत्नी से बहुत सहयोग मिलता है, क्योंकि बहुत जगह होता है कि पत्नी ही इसके बाद विरोध करती है, तो आदमी घर से कितना जूझ सकता है। तो मैं अपने लिखने के लिए अपना एक अलग कमरा जरूर बनाया हूँ कि जब मैं सृजन के दौर से गुजरता हूँ तो मैं अपनी बिल्कुल एकांतवास पसंद मुझे आता है, और उस समय मुझे वो परेशान भी नहीं करती। जी, अच्छा, आपसे जानना चाहूँगी सिद्धेश्वर जी, जैसे अभी हम हिंदी दिवस मनाने वाले हैं और हिंदी पखवाड़ा चल रहा है, तो हिंदी के विकास के लिए अगर साहित्यिक दृष्टि से हम देखें तो आप क्या कुछ करना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं अभी? देखिए, हिंदी के विकास के लिए हमने संस्था की स्थापना किया था, और हम जो कुछ भी कर रहे हैं हिंदी के लिए कर रहे हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है, अभी तो मातृभाषा नहीं बनी है, लेकिन मातृभाषा तो है ही, राष्ट्रभाषा नहीं बनी है। और हम लोग का प्रयास है कि हिंदी राष्ट्रभाषा बने। किसी भी देश की, अगर पूरे देश की यदि एक राष्ट्र ध्वज है तो एक राष्ट्रभाषा क्यों नहीं होनी चाहिए? तो इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, और लगातार हम
हिंदी के प्रति ज़्यादा लगाव रखते हैं। और इस कारण मैं ये जो संस्था की स्थापना किया हूँ उसमें हमेशा हिंदी की चर्चा करते रहता हूँ। हिंदी दिवस को लेकर कुछ विशेष पंक्तियाँ हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहते थे, हम चाहेंगे कि आप उसे साझा करें। ये हिंदी पर हमने 2-4 पंक्तियाँ इधर जो लिखा है जी। कि हिंदी है तो हम है और हमारा वतन है। हिंदी है तो हम है, हमारा वतन है। हिंदी है तो सार्थक हमारी बातें और जतन है। सिर्फ आँखों की नहीं आत्मा को डुबाती है हिंदी। अनमोल भाषाओं के बीच हिंदी ऐसा रतन है कि जन गण मन की अनमोल भाषा है हिंदी। जन गण मन की अनमोल भाषा है हिंदी। कोटि कोटि विश्व की अभिलाषा है हिंदी। हिंदी है तो सुरक्षित है हमारी सभ्यता संस्कृति। अनेकों रंगों में रंगे देश की परिभाषा है हिंदी। इसमें 2 पंक्ति हमने एक लिखा था हिंदी पर भी कि तुम मुझसे पूछते हो व्हाट इज योर नेम। तुम मुझसे पूछते हो व्हाट इज योर नेम, मैं तुमसे पूछता हूँ तुम्हारा नाम क्या है। जवाब दोनों नहीं दे पाते, एक दूसरे का मुंह ताकते रह जाते हैं। आश्चर्य है फिर भी हम दोनों भारतवासी कहलाते हैं। आश्चर्य है फिर भी हम दोनों भारतवासी कहलाते हैं। क्या बात है, बहुत ही यथार्थ परख जिन्हें हम कहते हैं ना कि जिसे हम आमतौर पर महसूस करते हैं कभी कभी ऐसा हिंदी को लेकर। वाकई हिंदी तो हमारे देश के माथे की बिंदी है और हमें उसे इस तरह आगे बढ़ाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। आपसे जानना चाहूँगी सिद्धेश्वर जी कि जब आप नौकरी कर रहे थे, जब आप नौकरी वाली अवस्था में थे, तो नौकरी करते हुए कहते हैं ना कि कोई भी काम जब आप प्रोफेशनल तौर पे करते हैं और उसके बाद जो आपकी अपनी अभिरुचि होती है, जैसे आपकी साहित्य के प्रति अभिरुचि थी और विशेष झुकाव था आपका, तो इस दौर में किस तरीके से आपने साहित्यिक सृजन को, अपने साहित्य वाले जो आपकी रचनाएँ हैं, जो आपका झुकाव है, इसको आपने कैसे इस जज्बे को जिंदा रखा अपने भीतर? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। और अक्सर हमारे रेल के जो अधिकारी हैं वो भी इस तरह सवाल किया करते थे कि रेल में तो लोग बहुत ज़्यादा दौड़ धूप में लगे रहते हैं, आप सिद्धेश्वर जी किताबें कैसे लिख लिया। अब आपको मैं बतला दूं कि अवकाश प्राप्त के पहले ही मेरी 3 पुस्तकें प्रकाशित हो गई थी और करीब 1000 से ऊपर कविता कहानी हमने लिखा था। तो ऐसा है कि जब ये दृढ़ संकल्प हो, आदमी यदि जो चीज़ चाहे कि हमें ये करना है तो वह उसी व्यस्तताओं में अपना समय निकाल ही लेता है। यह सिर्फ एक बहाना होता है उसके लिए जो यह सब अपने आंतरिक मन से नहीं करना चाहे कि समय मिलेगा तब लिखेंगे, अवकाश प्राप्त करेंगे तो लिखेंगे। ये समय निकालते निकालते समय निकल जाता है, वो कुछ लिख नहीं पाता। जिस तरह दिनचर्या लोग बनाते हैं कि हमें अखबार पढ़ना है, हमें चाय पीना है, नाश्ता करना है, दोस्तों से मिलना है, फिल्म देखना है, टीवी देखना है, सारी चीज़ें के लिए यदि हम रूटीन बना सकते हैं तो हम लेखन के लिए क्यों नहीं बना सकते यदि हमारी इच्छा है तो मैं आज भी उसी रूटीन, हालांकि मैं अवकाश प्राप्त कर लिया हूँ। अब मेरी नौकरी नहीं है, नौकरी के समय तो मैं मैनेज करता था कि मैं नौकरी से आता था तो उसके बाद अधिक दोस्तों से गपबाजी करने का अच्छा मैं घर में बैठ के उन चीज़ों को लिखा करता था। लेकिन अभी भी मैं उस रूटीन के अनुसार ही चलता हूँ कि दिन भर मुझे कब चित्र बनाना है और मुझे एक कहानी लिखनी है या लोक कथा या कविता लिखनी है। तो यदि हम दिनचर्या के हिसाब से चलेंगे तो हम अपने शौक को जो पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, हम ऐसा कहते हैं ना कि जैसे साहित्य समाज का आईना होती है और साहित्य से अगर आपका जुड़ाव है तो वो कहीं ना कहीं आपकी अंतरात्मा की शुद्धिकरण करता है और आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। आपसे जानना चाहूँगी सिद्धेश्वर जी कि अगर हम आज के देश के भविष्य यानी कि युवाओं की बात करें तो युवाओं का जो एक झुकाव है साहित्य की ओर, हालिया दिनों में हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे युवा साहित्यकार हैं जो हमारे सामने आए हैं। तो आपसे मेरा ये सवाल है कि अगर युवा पीढ़ी की बात करें तो उनका जुड़ाव, उनका झुकाव साहित्य की ओर रहना कितना ज़्यादा अहम है और क्या मायने हैं इसके? बहुत मायने हैं। जैसे कहा गया कि देखिए, साहित्य और कुछ करे ना करे आदमी को इंसान तो जरूर बनाता है। अपने अपने अंदर आप झांकने की कोशिश करता है आदमी जब साहित्य सृजन करता है तो मुझे लगता है कि यदि युवाओं में साहित्य के प्रति रुचि जागेगी, कोई भी साहित्यकार को देख लीजिए, अपराध प्रवृत्ति से बहुत कम ही ऐसे लोग मिलेंगे जो कि साहित्य लिखते हुए अपराध की ओर चला गया हो। जो साहित्य से कटा हुआ है उसकी मनोवृत्ति ही उस तरफ भले चली गई हो, क्योंकि साहित्य जो है आत्मा की भाषा है। जब हम आत्मा की जब भाषा होती है वो हमें कहीं ना कहीं से अंदर से भी झकझोरते रहती है। आज यह प्रसन्नता की बात है कि बहुत सारे युवाएँ साहित्य की ओर झुकाव रखने लगे हैं। बीच में ये कुछ कट गए थे, बीच में अपराध भी बहुत सारे बढ़ गए थे, देखे होंगे। अब जिस तरह से युवा साहित्य के प्रति झुकाव रखने लगा है तो अनर्गल विषयों पर वो कम सोचने लगा है और अपने भीतर वो अधिक झांकने लगा है, जिसके कारण क्या होता है
कि वह अपने आप को उसी हिसाब से परिवर्तित करने की कोशिश करता है। मुझे लगता है साहित्य आदमी को आदमी बनाने की बहुत बड़ी तमीज़ है। बहुत बड़े बड़े कवि भी कह गए, मुक्तिबोध भी कह गए हैं कि आदमी को आदमी कहलाने की तमीज़ सिखलाती है कविता। जी, क्या बात है। आपसे जानना चाहूँगी सिद्धेश्वर जी कि जब भी इंसान अपनी किसी प्रतिभा के क्षेत्र में आगे बढ़ता है और उसे उस रास्ते में, उस सफ़र में कई सारे ऐसे सम्मान की प्राप्ति होती है, कई सारी ऐसी उपाधि की प्राप्ति होती है जिससे कि कहीं ना कहीं किसी भी शख्स का, चाहे वो आप हो, मैं हूँ या कोई भी हो, उसका कहीं ना कहीं से आत्मबल बढ़ता है और आत्मसम्मान और एक कॉन्फिडेंस की बात होती है वो भी बढ़ता है। तो आपसे अगर जानना चाहूँ कुछ विशेष सम्मान का जिसका आप जिक्र करना चाहेंगे, जिसने आपको एक उपलब्धि दिलवाई हो आपकी कलम के माध्यम से। देखिए, मान सम्मान तो बहुत बड़ी चीज़ बात है, इसलिए हो जाती है कि उसे उत्साह तो जरूर जगता है जी। लेकिन वह तब जब हम उसे सही तरीके से प्राप्त करें। आजकल पुरस्कार के प्रति भी देखें कितनी तरह की राजनीति हो गई है और किस तरह सोर्स पैरवी लगा के लोग प्राप्त कर रहे हैं, उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई संतुष्टि मिलती, खुद स्वयं रचनाकारों को नहीं मिलती है। उसे लगता है कि ये तो भीख में मिला हुआ मुझे मान सम्मान है। यदि ईमानदारी पूर्वक उसके सृजन की ओर उन्मुख रहे और उस बीच यदि अपनी इच्छा से यदि किसी अच्छी संस्थान से उसे सम्मानित किया जाता है तो प्रसन्नता तो होती ही है। अब मुझे भी यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मेरी 4 पुस्तकें प्रकाशित हुई है। संयोग से चारों पुस्तकें पुरस्कृत हुई है और अच्छी संस्थाओं से पुरस्कृत हुई है, जिसके लिए हमने कोई, मैं रेल से उतर रहा हूँ, ड्यूटी ऑफ कर रहा हूँ, मुझे सूचना मिल रही है कि रेल मंत्रालय द्वारा आपकी किताब को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। मेरी जो ढलता सूरज ढलती शाम कहानी संग्रह है उसे प्रेमचंद पुरस्कार मिला था, उस समय की 15,000 रुपये की राशि थी। राशि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज का रेबड़ी तरह भी सम्मान बांटे जा रहे हैं, मुझे उस पर विश्वास नहीं है, वो झूठे सम्मान। सम्मान वो होता है जिसमें हजारों लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसमें से किसी एक का मूल्यांकन ईमानदारी के तौर पर किया जाता है, तो उसका महत्व तो होता है। मुझे उस समय बहुत प्रसन्नता हुई थी। बूंद बूंद सागर मेरी पहली लघु कथा की कृति है और उसे बिहार सरकार द्वारा भी रेणु पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद मेरी एक और किताब आई है, उसे भी भीतर का सच, उसे भी बिहार सरकार द्वारा सम्मानित किए गए। इस तरह मैं देखता हूँ एक और इतिहास झूठ बोलता है जी। मेरी कविता एक किताब है, उसे मैथिली शरणगुप्त सम्मान भारत सरकार ने हमें दिया था। इस तरह 2-4 सम्मान मुझे मिला है और मुझे लगता है कि इन सम्मानों से बढ़कर पाठकों का सम्मान होता है। पाठक यदि हमारी रचनाओं को आत्मसात कर ले, उससे बड़ा कोई सम्मान नहीं है। बिल्कुल। मेरी कलाकृतियों को बहुत बड़ा सम्मान मिल जाए, मैं यह चाहे कभी नहीं रखा हूँ, लेकिन मेरी कलाकृतियाँ जब कहीं प्रकाशित होती है किसी कवर पर या किसी कहानी के साथ, और जब उस पर पत्र जो आते हैं एक से बढ़कर एक पाठकों का, वो मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान होता है। जाहिर तौर पर एक कलाकार की और मुझे प्राप्त है, बहुत सारे लोग। अच्छा सिद्धेश्वर जी, चलते चलते आप हमारे दर्शकों को और ख़ास करके जो साहित्य के प्रति विशेष लगाव रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनसे आप चंद शब्दों में? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो साहित्य को साधना के रूप में ले, सिर्फ इसलिए नहीं ले कि मुझे सम्मान मिल जाएगा, कहीं रचनाएं प्रकाशित हो जाएगी। पैसे लेकर छापने वाले बहुत सारे लोग हो गए हैं, तो इस सब से उनका सृजनात्मक विकास नहीं हो सकता। नई प्रतिभाओं से मैं ये कहूँगा कि वे पढ़े खूब, बिना पढ़े आदमी सार्थक सृजन नहीं कर सकता है। मैं रेखा चित्र भी बनाता हूँ तो मैं कई रेखा चित्रों को देखता हूँ, पेंटिंग का अनुभव करता हूँ, तब मैं लिखता हूँ। तो युवाओं से मेरा यह अनुरोध रहेगा कि वे सम्मान तो मिलेगा ही, अच्छा बेहतर लिखेंगे तो सम्मान और पुरस्कार तो मिलना ही है, लेकिन उसके पीछे वो भागे नहीं। वो भागे किस लिए? अध्ययन के पीछे। जितना वो अध्ययन करेंगे उतना वो बेहतर लिखेंगे, और जितना बेहतर लिखेंगे उतनी उनकी पहचान अलग ढंग से बन सकती है, उतनी उनकी रचनात्मकता भी बढ़ेगी और वो ज़्यादा क्रिएटिव होंगे लिखने में। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और एक ये भी बात है कि जो लिखना चाहते हैं अगर उनको आगे बढ़ाया जाए, जैसे आप कई सारे युवाओं को आगे लेकर आए, जो मिलना चाहिए, बिल्कुल जाहिर जिसका आज अभाव है। देखिए, मुझे लगता है अपने लिए सब लोग जी रहे हैं, लेकिन आज इस तरह के बहुत कम लोग हैं। मुझे चाहिए कि हमारे जैसे और भी लोग सामने आए, क्योंकि मैं ही एक पूरे देश का नहीं हूँ, बहुत सारे कुछ लोग हैं भी। वो जब तक युवाओं को एक मंच नहीं देंगे तो वो युवा प्रतिभाएं बिखर जाएगी। मंच तो बहुत जरूरी चीज़ है, अच्छी अच्छी प्रतिभाएं भी मर जाती है। जिस तरह से बीज होता है, यदि खाद, पानी, हवा अगर समुचित ढंग से नहीं दी जाए तो बीज भी मर जाता है। उसी तरह अच्छी अच्छी प्रतिभाएं युवा में है, उसे यदि सही मंच नहीं मिले
तो असमय मर जाती है। बिल्कुल, तो ज़ाहिर तौर पर ये ज़रूरत है कि ऐसी युवा प्रतिभाएं भी आगे आए और उनको जो एक प्रॉपर मंच है वो भी उनको मिले। सिद्धेश्वर जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने इतनी सारी विशेष बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। आप प्रति भी हार्दिक आभार प्रतिभा जी कि आपने हमारे साथ इतना समय व्यतीत किया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के विशेष मेहमान कवि एवं साहित्यकार सिद्धेश्वर जी, जिनसे हमने बहुत सारी ऐसी बातें साहित्य के विषय में जानी। साथ ही साथ ये भी जाना कि हर जो एक प्रतिभा होती है उसे कहीं ना कहीं अपनी रचनात्मकता को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि वो आगे चलकर एक बेहतर इंसान, बेहतर एक शख्स के रूप में स्थापित हो सके। तो दर्शकों, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम, ये हम आपसे जानेंगे और इसके लिए आपको नोट करना होगा हमारा पता। तो फटाफट उठाइए कॉपी और कलम और नोट कर लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director ddkpatna@gmail.com।